हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपके सामने एग्रीकल्चर ट्वेल्थ की बुक का या कृषि विज्ञान जो आपके किताब है उसके फर्स्ट लेक्चर की सेकंड वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो अपने कल पढ़ा था कि उर्वरता क्या होती है, उत्पादकता क्या होती है और उसको प्रभावित करने वाले कारक, है ना। कल अपने पढ़ रहे थे कि कोई भी उर्वरक है भूमि, कोई भी भूमि क्या है उर्वरक है, तो उसको कौन कौन से फैक्टर क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। अपने कल पढ़ा था प्राकृतिक जो कारक थे, है ना, प्राकृतिक कारक, वो प्राकृतिक कारक जो मृदा को प्रभावित करते हैं या मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं, उसके पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, प्राकृतिक कारक, है ना। तो वो प्राकृतिक कारक अपने देखते जैसे कौन कौन से थे जो प्रकृति से अपने आप हैं, जिसमें मानव का कोई रोल नहीं होता है। जैसे मृदा के पैतृक पदार्थ तो अपने आप पैदा हुए, चट्टानें बनी हैं अपने आप हुई है, मृदा का कटाव हो रहा है तो अपने आप हो रहे हैं, है ना। कहीं बारिश ज़्यादा हो रही है, बारिश कम हो रही है, स्थलाकृति की प्रॉब्लम है तो स्थलाकृति है, बारिश है, तापमान बढ़ रहा है ज़्यादा, तो ये सारे के सारे कैसे फैक्टर हैं, ये एक प्रकार के प्राकृतिक फैक्टर है जो मानव के हाथ में नहीं है। प्राकृतिक जो कारक हैं उसे ना ही तो मानव पैदा कर सकता है और ना ही मानव उसे क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, क्रिएट भी नहीं कर सकता और उसको एंड भी नहीं कर सकता। तो देखो आज अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए अपने वीडियो में ये पढ़ेंगे कि कृत्रिम कारक कौन कौन से हैं, कृत्रिम कारक कौन कौन से हैं ना। तो पहला आ जाता है, सबसे पहला कारक है कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक। तो कृत्रिम कारक में पहला है जलाक्रांति। जलाक्रांति क्या होता है कि जैसे अपने पास एक भूमि है, ठीक है, उससे पहले आप एक समझोगे जैसे आपके पास ये मृदा थी, ये मृदा और ये मृदा के क्या आगे कण आ गया ना, समझना इस बात को। ये क्या थे अपने पास, मृदा कण थे, और इन मृदा कण के बीच में ये बीच में क्या रह जाता है, ऐसे स्पेस है नहीं, यहाँ मृदा और ये दो कणों के बीच में जगह खाली रह जाती है, उसे क्या बोलते हैं, रंध्रावकाश बोलते हैं। क्या बोला जाता है उसको, रंध्रावकाश बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो रंध्रावकाश था, सही दिख रहा है ना एकदम से, हाँ ठीक है, ये तो रंध्रावकाश था, इनके बीच में क्या भरेगा, अगर मिट्टी क्या होगी, सूखी होगी, तब तो इसके अंदर क्या रहेगी, हवा रहेगी, और जैसे मिट्टी को गिल्ली कर देंगे यानी इसमें पानी भर देंगे तो इन क्षेत्रों में क्या भर जाएगा, पानी। अब एक टाइम आता है कि ये जो मैक्रो और माइक्रो ना, सूक्ष्म और वृहद दोनों प्रकार के रंध्र पानी से भर जाते हैं और पानी से खचाखच भर देते हैं, यानी पानी नीचे जाने की क्षमता भी कम हो जाती है, यानी पानी ग्रेविटेशनल या नीचे की तरफ जाता है ना, कौन से बाहर की तरफ, किसके कौन से फोर्स के थ्रू जाएगा, मान के चलो अपने बात करते हैं कि पानी का नीचे जाना कौन सा बल काम करता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल, जब वो भी लगना बंद हो जाए तो ये माइक्रो और मैक्रो फोर्स फुल भर जाए तो पानी ऊपर से इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, मृदा के ऊपर से पानी से इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ना, जिसे बोलते हैं अपने जलाक्रांत ना। तो मृदा के ऊपर क्या हो जाएगा, ऐसे पानी खड़ा हो जाएगा, बहुत सारा पानी ऐसे यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे इसे बोलते हैं जलाक्रांत। जलाक्रांत, जलाक्रांत भूमि भी बोलते हैं, जलाक्रांत या वाटर लॉगिंग कंडीशन इसे बोला जाता है ना। जब वो पानी से मृदा के माइक्रो व मैक्रो रंध्र दोनों पानी से फुल भर जाएं और पानी मृदा के ऊपर सतह पे ऐसे खड़ा हो जाए ना, ऐसे खड़ा रहे, पानी खड़ने लग जाए, रुक जाए पानी, है ना, ऊपर दिखे पानी खड़ा हुआ, क्योंकि नीचे वो नहीं जा पा रहा अब, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं जलाक्रांत भूमि। तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखो क्या किस तरह ये प्रभाव डालते हैं, जब मृदा में फसल की आवश्यकता से अधिक जल भराव हो जाता है तो इसके निकास का उचित प्रबंधन नहीं होता है, तो मृदा में वायु की कमी हो जाती है। इस स्थिति में विनाइट्रीकरण, इस स्थिति में क्या होता है, विनाइट्रीकरण को प्रोत्साहन मिलता है ना, किसको प्रोत्साहन मिलेगा, विनाइट्रीकरण को क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। मैं पूरी बात बता दूंगा। परिणाम स्वरूप मृदा उर्वरता में कमी हो जाती है, अधिक पानी भरने से मृदा की भौतिक दशा भी खराब हो जाती है तथा आवश्यक पोषक तत्व अपक्षालन द्वारा जड़ क्षेत्र से नीचे की ओर चले जाते हैं। ये क्या बात थी, पूरी की पूरी बात बताता हूँ आपको। जैसे मान के चलो कि इन्होंने कहा है कि यहाँ पे क्या भर गया, पानी फुल भर गया ना, पानी का भराव हो गया, जैसे यहाँ पे पानी का भराव हो गया, पानी का क्या हो गया, यहाँ मिट्टी पानी का भराव हो गया। अब अपने क्या डाला यहाँ पे, नाइट्रोजन उर्वरक डाला ना,
अब ये जो नाइट्रोजन उर्वरक क्या होता है, दो फॉर्म में लेता है पौधा, एक तो नाइट्रेट के रूप में और एक इसमें रूप में लेता है अमोनिया के रूप में पौधा। नाइट्रोजन को पौधा दो रूप में लेता है, एक तो अमोनिया के रूप में लेता है और दूसरा नाइट्रेट के रूप में लेता है। अब जहाँ पे पानी भर गया, यहाँ पे नाइट्रेट था अपने पास ना, नाइट्रेट डाला यहाँ पे। अब इस नाइट्रेट ने क्या किया, ज़्यादा पानी भरने की वजह से ये नाइट्रेट था जो, और एक यहाँ पे बैक्टीरिया होता है स्यूडोमोनास, जहाँ ज़्यादा पानी भरा होता है वहाँ पे बैक्टीरिया एक तो स्यूडोमोनास पाया जाता है और एक पाया जाता है बैसिलस। अधिक जल भराव वाली भूमि में नाइट्रेट फर्टिलाइजर स्यूडोमोनास तथा बैसिलस की प्रेजेंस के अंदर किस में बदल जाता है, N2 तथा N2O गैस में। ठीक है, तो ये गैस ऊपर चली जाती है। इस तरह नाइट्रोजन का क्या हो जाता है, लॉस। नाइट्रेट का जल भराव स्थिति में, नाइट्रेट फर्टिलाइजर का जल भराव स्थिति में स्यूडोमोनास तथा बैसिलस की उपस्थिति में नाइट्रोजन तथा N2O गैस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण। अब यहाँ पे विनाइट्रीकरण होगा तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर नाइट्रोजन की कमी होगी, इसलिए जल भराव भूमि के अंदर भी क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन किस रूप में, N2O के रूप में उड़ जाता है, गैस के रूप में उड़ जाता है। इस वजह से इस भूमि में क्या हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। ठीक है भाई, ये बात समझ आई तो बताओ मुझे। अगर आता है फसल प्रणाली, क्या जाता है अभी, फसल प्रणाली जिसे अपने बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। यानी क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, देखो इस बात को समझो पहले। यदि एक निश्चित भूभाग पर प्रतिवर्ष एक ही फसल उगाई जाती है तो यह फसल प्रतिवर्ष निश्चित तत्वों का शोषण करती है, जिससे फलस्वरूप इन तत्वों की मृदा में कमी हो जाती है और उर्वरता कम हो जाती है ना। सघन खेती करने से मृदा उर्वरता में शीघ्र गिरावट आ जाती है, जबकि वैज्ञानिक ढंग से फसल चक्र के अनुसार फसलें उगाने पर मृदा में उर्वरता बनी रहती है। फसल चक्र में दाल वाली फसलें उगाने से मृदा उर्वरता बढ़ती है। चलो सुनो इस बात को मैं नॉर्मल से, उसमें क्या है कि अगर फसल प्रणाली आपकी ठीक नहीं है तो उस वजह से भी क्या हो रहा है, आपके पोषक तत्व कम हो रहे हैं मृदा में। कैसे, पहली बात तो फसल प्रणाली का मतलब क्या है कि फसलों को हेर फेर कर बदलना, फसलों को हेर फेर कर बोना। इस बार ये बोई है, अगले बार कोई बो दो, इस बार कोई है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड है फसल चक्कर। क्या है, फसल चक्कर। फसल चक्कर का मतलब क्या होता है, आपके पास ये कोई एक क्षेत्र है, एक भूमि है, उस पर आपने क्या किया, फसल उगाई है ना। तो फसल क्षेत्र चक्कर का मतलब होता है एक ही भूमि पर बदल बदल कर फसल बोना क्या कहलाता है, फसल चक्कर कहलाता है। पहली बात ये। अब देखो वो कहता है कि बदल बदल क्यों बोनी चाहिए। देखो इस बार आपने जो फसल बोई है उसमें क्या है, वो ज़्यादा पानी वाली है ना, वो ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट रखने वाली है, तो भूमि में अपन पानी ज़्यादा देंगे। ठीक है, अगली बार जो यहाँ फसल बोल रहे हैं फसल वो बोएं जिसकी पानी क्या हो, जिसकी रिक्वायरमेंट पानी की कम हो, ताकि पहले वाला जो भूमि में पानी दिया उसका यूटिलाइजेशन हो सके। दूसरा, अगर आपने इस बार क्या उथली जड़ों वाली फसल बोई है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, यहाँ ऊपर ऊपर वाले पोषक, उथली जड़ें मतलब ज़्यादा गहरी नहीं जाएगी, तो वो यहाँ से सारी क्या करेगी, पोषक तत्वों को खींच लेगी। तो अगली बार इसी भूमि में आप क्या करो, गहरी जड़ें वाली फसलें बो, ताकि ना यहाँ से पोषक तत्वों की लगातार उथली वाली बोते रहे तो पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो इसलिए क्या करो आप लोग कि यहाँ पे गहरी जड़ें वाले, अगर आपने पहली बार गहरी बोई है तो अगले सीजन में आप क्या करो, उथली जड़ों वाली फसल बो दो। इस बार अगर उथली वाली बो रखी है तो अगली बार गहरी जड़ें वाली बोलो, ताकि जो पौधा है वो प्रॉपर तरह से न्यूट्रिएंट ऊपर और नीचे से ले सके ना। दूसरी बात आती है, इन्होंने एक बात कही है कि दाल वाली फसलों को ज़्यादा बोना चाहिए। फसल चक्कर में दाल वाली फसलों को उगाने से मृदा उर्वरता बढ़ती है। देखो भी दलहनी फसलों का कारण क्या होता है, दलहनी फसलों या दाल वाली फसलों को जब भी आप खेत के अंदर लगाते हो तो आप देखना उनकी जड़ों में यहाँ पे क्या पाई जाती है, गांठें पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या पाई जाती है, गांठें पाई जाती है। ये गांठें क्या करती है, वातावरण की नाइट्रोजन को खींचकर अपने काम में ले लेती है, जिसे बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण है ना, वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में या फिर पौधे अपने वातावरण की नाइट्रोजन को जब पौधा अपने रूप
काम लेना शुरू कर देता है तो उसे क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ दाल वाली फसलें कर सकती, क्योंकि उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है और गांठों में कौन सा जीवाणु होता है, राइजोबियम। और ये राइजोबियम का काम क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। इसलिए दाल वाली फसलें क्या करती है, मृदा के अंदर उर्वरता को बढ़ाती है। अगला पॉइंट है सॉइल पीएच। हाँ भी पीएच का बहुत रोल होता है। पहली बात तो पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन जो आयन होता है ना उसका नेगेटिव लॉगरिथम होता है। यानी आपका मतलब आपके पास ये सॉइल है और या इस सॉइल को आपने क्या कर लिया, इस मिट्टी को आपने उठाया और पानी में मिक्स करके उसका घोल बना लिया। उसके बाद आपने इसमें क्या डाला, पीएच मीटर। क्या डाला आपने, पीएच मीटर। ठीक है, पीएच मीटर की जो खोज की थी वो किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। ठीक है, और पीएच मीटर में 0 से लेके 14 तक क्या लगे होते हैं नंबर, बीच में 7 होता है। 7 पे उदासीन आता है, उदासीन पीएच होगी। और 1 से लेके 7 तक 1 से लेके 6 तक कौन सी होती है, अम्लीय। और 7 से इधर 14 तक कौन सी होती है, क्षारीय। ठीक है, तो ये पीएच मीटर पे क्या नोट होता है कि अगर 0 से 14 तक नंबर होते हैं और 0 से 6 तक तो क्या रहेगी, अम्लीय। 7 पर क्या रहती है, उदासीन। और 7 से ज़्यादा और 14 तक कौन सी आ जाती है, क्षारीय। अब होता क्या है कि आपने एक सॉइल का विलयन बनाया है, इसको पानी में घोला और पीएच मीटर में देखा। अब इसमें क्या होता है कि आप देखते हो OH प्लस H+ आयनों की क्या सांद्रता। किसी में पीएच क्या दर्शाता है, किसी भी विलयन के अंदर H तथा OH यानी हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सी आयनों की सांद्रता को दर्शाता है। जिसके अंदर H+ ज़्यादा होंगे वो कैसा होगा, अम्लीय नेचर का होगा। और जिसमें OH- ज़्यादा होंगे वो कैसी होंगी, क्षारीय मृदाएं होगी। कैसी मृदा होंगी, वो क्षारीय मृदा होगी। तो ये होता है पीएच। अब पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है, मृदा उर्वरता एवं पौधों के पोषक तत्वों की प्रायिकता मृदा पीएच द्वारा प्रभावित होती है। भी पौधे तक नाइट्रोजन फास्फोरस ये सब पहुंचने की जो क्षमता है ना वो पीएच पे वो डिपेंड करती है। अधिक अम्लीय मृदा में देखो भी कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्राएं कम रह जाती है तथा लोहा यानी आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज व तांबा की इतनी अधिकता हो जाती है कि इसकी पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगर मृदा क्या होगी, अम्लीय होगी, है ना। मृदा कैसी होगी, आपके पास अम्लीय मृदा होगी। तो अम्लीय जो मृदा होगी उसमें क्या होगा, एक तो कमी आएगी और एक अधिकता। देखो कोई भी चीज़ की ना तो अधिकता अच्छी है और ना ही कमी अच्छी है ना। अति भी माड़ी है और कमी भी माड़ी है, ये मान लो ना। अगर मृदा के अंदर क्या है, अम्लीय मृदा, तो उसमें कमी किसकी होगी, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम जो क्या होते हैं, द्वितीयक तत्व होते हैं, इनकी तो कमी हो जाएगी। और ज़रूरत से ज़्यादा कौन से इकट्ठे हो जाएंगे, देखो ज़रूरत से ज़्यादा आयरन हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा और मैग्नीज हो जाएगा और इसके अलावा कॉपर हो जाएगा जिसे अपने तांबा बोलते हैं। ये क्या होगी, इनकी मात्रा अधिक हो जाएगी। तो ये पौधे के लिए क्या होंगे, कुछ तो प्राप्य होंगे और कुछ बिल्कुल, या तो किसकी बिल्कुल ज़्यादा ही कमी हो जाएगी और कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इसका विषैला प्रभाव पड़ेगा, इसकी डेफिशिएंसी के लक्षण दिखेंगे। तो ना तो अम्लीय होनी चाहिए ना ज़्यादा क्षारीय होनी चाहिए। मृदा कैसी होनी चाहिए, उदासीन के आसपास होनी चाहिए। इसके विपरीत देखो क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा, इसका उल्टा हो जाता है, देखो ना। इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी हुई और जब क्षारीय आएगी, क्षारीय में इसका उल्टा हो रहा है। देखो क्षारीय में ये दोनों क्या हो रहे हैं, अधिक हो रहे हैं। कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा अधिक तथा लोहा मैग्नीज तांबे की कम हो जाती है। इस प्रकार इन मृदाओं में उर्वरता भी कम हो जाती है ना। जब पोषक तत्वों की ही अंदर उपलब्धता ही ऊपर नीचे हो रही है। एक बात आप इतना रखना कि अम्लीय मृदा है तो उसमें क्या होगा, कैल्शियम व मैग्नीशियम की तो क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। अगर मृदा अम्लीय है, कमी हो जाएगी ना। अगर मृदा अम्लीय है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या हो जाएंगे, कम। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीज ये क्या हो जाएंगे, अधिक अम्लीय मृदा में। इसका जस्ट उल्टा किसमें हो जाएगा, क्षारीय मृदा में हो जाएगा। अम्लीय जिसमें H+ आयन ज़्यादा और क्षारीय जिसमें OH आयन ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये रहता है तुम्हारे अम्लीय क्षारीय का प्रभाव। मृदा सूक्ष्म जीव, बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखो भी, मृदा सूक्ष्म जीव, मृदा में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं
जैसे अपने कोई जैसे कोई पेड़ की पत्ती टूट के गिर गई, आप थोड़े दिन बाद ना वो गल सड़ गए ऐसे एकदम मिक्स होती है, वो गलती सड़ती किससे है, कोई ना कोई उसके अंदर उसको गलाने सड़ाने वाला होता है ना, उसे बोलते हैं सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मृदा में उपस्थित मुख्य सूक्ष्म जीव शैवाल, कवक, एक्टिनोमाइसीट तथा जीवाणु है। शैवाल मृदा में वायु संचार को बढ़ाती है। मृदा में वायु संचार को बढ़ाने का काम किसका है, जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। मैंने अभी बताया था ना, अभी वातावरणीय नाइट्रोजन को अंदर खींच लेना, ठीक है। कवक तथा एक्टिनोमाइसीट्स जटिल कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन कर ह्यूमस बनाने में सहायता करते हैं। अब देखो क्या हुआ, शैवाल का काम है कि मृदा को भुरभुरी बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा वायु का अंदर जाए। जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जाएगी तो वातावरण की नाइट्रोजन भी अंदर पहुंच जाएगी, है ना, जिससे क्या होगा, उसके ज़्यादा स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, रंध्र अवकाश भुरभुरा टाइप हो जाएगा। अब कोई भी जटिल पदार्थ है, जटिल पदार्थ जैसे देखा आपके पास कोई प्लांट है, पौधा है, वो गिर गया, उसका तना यहाँ पे गिर गया ना। अब तने के अंदर सबसे ज़्यादा जटिल होता है लिग्निन, जो डीकम्पोस्ट बहुत मुश्किल से होता है, अपघटन बहुत मुश्किल से होता है। हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, ये तो चलो फिर इजीली हो जाते हैं। अब इनका अपघटन करेंगे, इनका क्या करेंगे, अपघटन। अपघटन करते करते लास्ट में क्या होगा, भूरे रंग का ना एक पदार्थ बनेगा, जिसे क्या बोला जाता है, ह्यूमस बोला जाता है, ठीक है। पौधों तथा पत्तियों या जीवों के अवशेषों के लगातार सड़ने से एक गहरे रंग का, भूरे गहरे रंग का एक पदार्थ बनता है, जिसे क्या बोला जाता है, ह्यूमस। तो ह्यूमस बनाने में ये काम करता है कौन, बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीट कवक। ये मृदा में कार्बनिक पदार्थों का संचित करके मृदा उर्वरता को बनाए रखते हैं। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधे को प्राप्य अवस्था में प्रदान करते हैं ना। नाइट्रोजन, वातावरण की नाइट्रोजन को खींच के क्या करता है, ये पौधे को अवेलेबल करवाता है, क्योंकि वातावरण में बहुत है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% ही, ठीक है। अब देखो, इस प्रकार भूमि में सूक्ष्म जीव जितने अधिक क्रियाशील होंगे उतनी ही अधिक भूमि उपजाऊ होगी। भूमि उतनी अधिक उपजाऊ होगी ना, जितने ज़्यादा इसके अंदर सूक्ष्म जीव होंगे। बिना सूक्ष्म जीव के कैसे हो पाएगी वो। अब देखो नेक्स्ट बात करें, मृदा कार्बनिक पदार्थ। मृदा में कार्बनिक पदार्थ होते क्या है। पहली बात, आपके पास ये मृदा थी, इसके ऊपर पेड़ पौधे लगे हुए, छोटी छोटी घास उगी हुई है, कोई जीव मर गया, छोटे छोटे उसके टुकड़े पड़े हैं। अब जब ये सड़ेंगे गलेंगे तो इनसे बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, कार्बनिक पदार्थ कहलाता है। कार्बनिक पदार्थ सड़ने पर पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं ना। कार्बनिक पदार्थ सड़ने पर पौधों के लिए क्या करेंगे, आवश्यक पोषक प्रदान करेंगे। अतः जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक है उनकी उर्वरा शक्ति भी अधिक होती है। चिकनी मृदा बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। देखो चिकनी मृदा का जो मृदा होती है, एक तो चिकनी मृदा होगी और एक होगी जिसे अपने बोलते हैं बालू। इनमें कार्बनिक पदार्थों बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, इसलिए ये अधिक उपजाऊ होती है। और जबकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, इसलिए ये क्या होती है, कम उपजाऊ होती है, ठीक है। ये भी एक फंडा यहाँ पे काम करता है। अगला पॉइंट देखो, ये कह रहा है मृदा जुताई की विधि व समय। भी आप मृदा को जोत कैसे रहे हो, किस समय पे जुताई कर रहे हो, वो भी बहुत फैक्टर काम करता है। जैसे ढालू खेतों की जुताई ढाल के लंबवत करने से मृदा कटाव कम होता है और पोषक तत्व पानी के साथ बहकर खेत से बाहर नहीं जाते। आवश्यकता से अधिक जुताई करना हानिकारक होता है, क्योंकि अधिक ताप से कार्बनिक पदार्थ जल जाते हैं तथा भौतिक दशा पर कुप्रभाव पड़ता है। भूमि की उचित गहराई तक समय पर जोतने से उसकी उर्वरता शक्ति में वृद्धि होती है, ठीक है भी। इसका मतलब हुआ कि ये आपके पास एक खेत था, रुको एक बार क्या था ये, हाँ, ये आपके पास एक खेत है और ऐसे खेत है। ये खेत पहले था इस तरह ना, इससे ढलान है इधर ना, इस तरफ ढलान है। ये कहता है कि अगर आप खेत को इस तरह इसके लंबवत उल्टा ऐसे जोतोगे तो ये मिट्टी इधर की तरफ जाएगी, है ना, इधर की तरफ जाएगी, तो इसमें क्या रुक जाएगा, कटाव। अगर कटाव नहीं होगा
तो ये मृदा कहीं और नहीं जाएगी। अगर ये मृदा कहीं और नहीं जाएगी तो मतलब पोषक तत्व भी यहीं पे रहेंगे। जब मृदा नहीं कहीं और गई तो इसलिए ये क्या रहती है, उपजाऊ रहती है। ठीक है, अगर आप हद से ज़्यादा जुताई कर रहे हो, बार बार इसको जुताई कर रहे हो, तो इसके अंदर जो भी ऑर्गेन, इसमें ज़्यादा जुताई कर दी, अब ऊपर से क्या करा, तापमान ज़्यादा बढ़ गया, तो जो अंदर जीवाणु विषाणु छोटे मोटे कवक है ना, वो क्या आएंगे, नीचे से बाहर आ जाएंगे, उथल पुथल होएगी, तो अधिक गर्मी के कारण वो मर जाएंगे। जब वो मर जाएंगे तो अंदर के जो भी जटिल पदार्थों को सरल कौन करेगा, अंदर ह्यूमस का निर्माण कौन करेगा, वायु संचार को कौन बढ़ाएगा। इस वजह से गहरी जुताई टाइम और सिस्टम से करनी चाहिए, नहीं तो इससे भी दिक्कत आ जाती है। अब अपने मृदा उर्वरता को ढंग से पढ़ लिया, अब मृदा उत्पादकता की बात करते हैं कि मृदा उत्पादकता किसे कहेंगे। देखो भाई, मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टर पैदावार देने की क्षमता है। प्रति हेक्टर पैदावार देने की क्षमता तो मृदा उर्वरता कहलाती है। जबकि अगर अपने बात करें कि पौधों को उचित मात्रा तथा अनुपात में पोषक तत्व प्रदान करने की मात्रा क्या कहलाएगी, क्षमता क्या कहलाती है, उर्वरता ना। प्रति हेक्टर कितना पैदा हो रहा है किसी भूमि से, वो क्षमता उसकी क्या कहलाती है, मृदा उत्पादकता यानी सॉइल प्रोडक्टिविटी। इसको साधारणतः रुपयों में या प्रति हेक्टर उपज के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, ऐसे या तो क्या करेंगे, इसको प्रति हेक्टर में 50 क्विंटल हुआ है, 20 क्विंटल हुआ है, 30 क्विंटल हुआ है, या तो ऐसे, या फिर प्रति हेक्टर में 20 क्विंटल गेहूं बेचने से कितनी इनकम हुई, इससे इसको डिनोट किया जाता है। उत्पादन कई वृद्धि कारकों के पारस्परिक संबंधों पर निर्भर करता है। अधिकतम उत्पादन के लिए सभी कारक का पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त दशा में होना अति आवश्यक है। सभी कारकों में फसल उत्पादन के मुख्य कारक मृदा, सभी कारकों में ना, जितने भी कारक हैं, चाहे वो सीड है, फर्टिलाइजर है, कुछ भी है ना, वातावरण है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मृदा। क्योंकि अगर मृदा क्या नहीं अच्छी नहीं होगी, तो मृदा में सीड डालेंगे तो अच्छा होगा, तो वो जर्मिनेशन हो पाएगा। इसी से पौधे को क्या लेना है, पोषक तत्व लेने, इसी से पानी लेना है, यहीं पर सारा कुछ होना है। इसलिए मृदा के अंदर सबसे जरूरी, पौधे की वृद्धि के लिए सबसे जरूरी क्या है, मृदा। मकान बनाते समय सबसे जरूरी क्या होती है, नींव। इसी तरह ना, कोई भी उपजाऊ भूमि उत्पादक हो ये आवश्यक नहीं है। देखो भी, कोई भी उपजाऊ भूमि उत्पादक हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन उत्पादक भूमि के लिए इसका उपजाऊ होना आवश्यक है। इसका मतलब ये हुआ भी, आपके पास 50 क्विंटल उत्पादन हो गया है तो वो भूमि क्या है, उत्पादक। वो भूमि क्या है, उर्वरक है, तभी तो उसमें हुआ है। अगर क्या हुआ, आपने बहुत अच्छा गेहूं खड़ा है, सब कुछ खड़ा है, वो सारी नष्ट होगी फसल, भूमि तो उर्वरक है परंतु उत्पादन नहीं हो रहा। इसलिए कह सकते हैं सभी उर्वरक भूमियां उत्पादक नहीं होती, परंतु सभी उत्पादक भूमियां उर्वरक हो सकती है। जिसने उत्पादन दे दिया, फाइनल स्टेज में अपनी ट्रॉली भर के छोड़ दी, वो तो उर्वरक होगी। वो भूमि चाहे कितनी भी उर्वरक है, पर बारिश से, अन्य किसी क्रियाओं से वो फसल नष्ट हो रही है, तो उसका उर्वरक होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए टर्म यूज की जाती है कि सभी उर्वरक भूमियां उत्पादक नहीं हो सकती, परंतु सभी उत्पादक भूमियां हमेशा क्या होती है, उर्वरक होती है। यदि भूमि उपजाऊ नहीं है तो वह पौधे को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने में असमर्थ है, परिणाम से उपज घट जाती है और भूमि की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, सही बात कह रहा है। इसके विपरीत भूमि उत्पादक न होते हुए उपजाऊ हो सकती है। जैसे भूमि पर फसल खड़ी है, यह भूमि की उर्वर शक्ति को दर्शाती है, लेकिन अगर फसल प्रतिकूल दशाओं के कारण नष्ट हो जाए तो भूमि उपजाऊ होते हुए भी उत्पादक नहीं मानी जाएगी। यही तो बात मैंने आपको कही है। फसल बहुत अच्छी खड़ी है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, फसल नष्ट हो गई, तो भले ही वो उत्पादक है, भले वो कितनी भी उर्वरक है, पर उत्पादक नहीं है। उत्पादक कब बोलेंगे इसको, जब उसने अपने को किलो में तोल के दे दिया कि ये लो, है ना। इसलिए भूमि की उत्पादकता का अधिक या कम होना केवल उसकी उर्वरा शक्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि सभी दिशाओं की अनुकूलता व प्रतिकूलता पर भी निर्भर करता है। मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक नीचे दिए हुए हैं। देखो, इसका कहने का मतलब है
लाइन क्या कह रही है लास्ट वाली, सीधे सा पॉइंट बल्कि सभी दिशाओं में ना, कह रहा है कि इसलिए भूमि की उत्पादकता का अधिक या कम होना केवल उसकी उर्वर शक्ति पर निर्भर नहीं करता। ये कहता है कि अपने इस हेक्टेयर भूमि के अंदर इस बार 50 क्विंटल हुआ, अगली बार 20 क्विंटल ही हुआ है, भूमि सेम है, उर्वरता शक्ति भी है, परंतु ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? भाई उत्पादकता के लिए प्रतिकूल दशाओं का होना भी अच्छा है। मृदा पोषक तत्व बहुत अच्छे से दे रही है, ऊपर से उसको पशु खा के नष्ट कर रहे हैं, तो उर्वरता वहाँ पे क्या करेगी? तो ये थी उत्पादकता, और उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक है मृदा उर्वरता। क्या बात लिखी है देखो भैया ना, मृदा में यदि पौधों की वृद्धि के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा अनुपात प्राप्य अवस्था में उपस्थित होते हैं तो मृदा उपजाऊ होती है और इसकी उत्पादकता भी अधिक होती है। मृदा उर्वरक है, अच्छे से उसको पोषक तत्व दे रही है, पौधा उसको ग्रहण कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, कोई नेचुरल डिसास्टर नहीं आएगा तो मृदा अपने आप क्या हो जाएगी, उत्पादक होगी। मृदा की भौतिक दशा देखो क्या बात कह रहा है ना, मृदा की उपयुक्त भौतिक दशा में पौधों की वृद्धि अच्छी होती है जिससे पैदावार अधिक होती है। मृदा की संरचना, कणाकार, जल धारण क्षमता, वायु संचार आदि मुख्य भौतिक गुण है। अब देखो इसने एक बात करी है, मृदा संरचना, मृदा कणाकार। अब देखो मृदा में कण होते हैं, एक तो मोटे मोटे कण, उसके बाद थोड़े छोटे कण, फिर बिल्कुल छोटे कण है ना। बड़े बड़े कण को बोलते हैं बालू, इसको बोलते हैं, छोटे कणों को बोलते हैं सिल्ट, और इन कणों को बोला जाता है कले या फिर बोला जाता है मृत्तिका। कणों 3 प्रकार के कण होते हैं। किसी भी मृदा में इन कणों का कितना अनुपात है, मृदा के अंदर मृदा में बालू सिल्ट कले का अनुपात कहलाता है मृदा कणाकार। ठीक है, मृदा कणाकार। किसी भी मृदा में उपस्थित बालू सिल्ट तथा कले, यानी बालू किसको बोलेंगे, जिसका G2 से लेके, या फिर इसको बोला जाता है 0.2 से 2 mm आकार के जिसके कण होते हैं उसको क्या बोला जाता है, बालू। सिल्ट बोलते हैं जिसके कणों का आकार 0.02 से लेके 0.002 होता है, उसे क्या बोला जाता है, सिल्ट। ये कणों का आकार है mm में, और जिसका आकार होता है लेस देन 0.22 m, सबसे कम आकार की मृदा को बोला जाता है मृदा कले या फिर कलेहा मृत्तिका बोला जाता है। तो कह सकते हैं इतने आकार वाले कण, इतने आकार वाले कण और इतने आकार वाले कण कितने अनुपात में है, ये कहलाता है मृदा कणाकार, जिसे बोलते हैं सॉइल टेक्सचर। अब आती है मृदा संरचना, जिसे बोलते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। ये कण मृदा के हैं, आपस में किस तरह व्यवस्थित है, मृदा कणों का आपस में व्यवस्थित होना, अरेंजमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड सॉइल स्ट्रक्चर। यानी मृदा कणों का आपस में व्यवस्थित होने की जो स्थिति है वही क्या कहलाती है भाई, मृदा कणाकार कहलाती है। तो उस पर डिपेंड करता है। जल धारण क्षमता, किसी भी मृदा को जल धारण करने की क्षमता, वो पानी को कितना रोक के रख सकती है। अभी मैंने आपको बात बताई थी, एक मृदा होती है बालू, ठीक है, एक मृदा कौन सी होती है, अभी बालू होती है। सुना होगा बालू मृदा जो धोरे होते हैं ना, गंगानगर, हनुमानगढ़ हो गया, सूरतगढ़ हो गया, जैसलमेर की साइड जैसे जो मिट्टी पाई जाती है ना, एक तो मृदा होगी बालू और एक होती है कले, जिसे बोलते हैं चिकनी मिट्टी। अब देखो बालू के जो कण होंगे वो कण बड़े होते हैं, तो ऐसे होते हैं ना, दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच में जो रंध्रावकाश होता है, या जो रंध्र होते हैं वो बड़े होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। और जो कले होते हैं उसमें पास पास कण होते हैं ना, तो इसमें कहते हैं रंध्र छोटे आकार के होते हैं। रंध्रों की संख्या जरूर इसमें ज़्यादा पाई, पर इसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े कण तो दूर दूर होंगे। तो कभी दोरों के ऊपर पानी रुकता देखा आपने, तो इसमें जो पानी आएगा वो सीधा नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि रंध्र के जो आकार है वो बड़े बड़े हैं,
तो इसलिए पानी को रोकने की क्षमता इसकी कम है, तो पानी को रोकने की क्षमता क्या कहलाती है? जल धारण, है ना। तो इसकी जल जो धारण क्षमता होती है वो कम होती है। परंतु आप चिकनी मिट्टी पे देखना, पानी ऊपर खड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कि उसके कण बहुत पास पास होते हैं, जिस वजह से पानी को वो नीचे ही नहीं जाने देते, है ना। तो यहाँ पानी अच्छे से रोक पाती है ये, ताकि पौधों को इजीली अवेलेबल हो जाए। तो इसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो क्या होती है? अधिक होती है एज कंपेयर टू बालू मृदा। ठीक है, ये बात इन्होंने यहाँ पे करी है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, देखो भाई, मृदा की स्थिति अन्य कारकों के समान होने पर शहर के पास वाली मृदा अधिक उत्पादक होती है, क्योंकि शहर के पास होने के कारण उत्पादकों को फसल को शहर में बेचने की सुविधा मिल जाती है और अधिक मूल्य प्राप्त होता है। सीधी सी बात है। ये अपना एक खेत था, ये अपना क्या है? खेत। और यह क्या अपने पास है? शहर। इस खेत में अपने पास फसल लगी हुई है और ये है 10 किलोमीटर दूर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। और इधर अपने पास एक खेत है, ठीक है। ये अपने पास क्या? खेत, जहाँ पे फसल होगी। तो इधर से ये अपने आ रहे हैं बाजार, शहर की तरफ। तो ये जो दूरी है 50 किलोमीटर की, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे 1 हेक्टर में गेहूँ अपने पास जैसे 20 क्विंटल हुआ, 20 क्विंटल गेहूँ हुआ, तो अपने यहाँ पे बाजार में लाके बेच दिया इसको, ठीक है। सुनते जाना इस बात को। अब 20 क्विंटल था और 2000 के हिसाब से बेचा अपने। कितने हज़ार के हिसाब से बेचा? 2000 रुपये क्विंटल के हिसाब से इसको बेच दिया। तो ये कितना बना अपने पास? ठीक है, 20 क्विंटल था, 2000 के हिसाब से अपने इसको क्या बेच रहे हैं ना। तो 2 दूनी ये कितने हो गए? 4, ठीक है। ताकि लगा दो इसके आगे 0, 40,000 रुपये हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास गेहूं कितना हो गया भाई? 20 क्विंटल ही यहाँ पे हुआ, 2000 का हिसाब लगाया अपने, टोटल 40,000 रुपये अपने पैसे सेम हो गए। परंतु यहाँ से यहाँ लाने तक जो खर्चा हुआ वो हुआ 500 रुपये, ठीक है। क्योंकि 20 किलोमीटर था, पर यहाँ से यहाँ लाने पर खर्चा हुआ जो लगभग 1500 रुपये हो गया। तो अपने उत्पादकता हमेशा रुपये में मापते हैं। तो 40,000 रुपये यहाँ पे अपने कमाए थे और 40,000 रुपये इधर कमाए थे। यहाँ पे अपने को 500 रुपये माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 39,500 रुपये अपने खाते में चले गए। इधर देखो अपने पास कितने बचे सिर्फ, ठीक है। यहाँ अपने पास 38,500 रुपये बचे। तो उत्पादक ज़्यादा कौन सी हुई? ये हुई शहर के पास वाली, क्योंकि उत्पादन अपने को ज़्यादा कहाँ मिला? क्योंकि अपने का ट्रांसपोर्ट का खर्च नहीं लगा ना। इस वजह से हमेशा शहर के पास वाली क्या होती है? अधिक उत्पादक होती है मृदा, ठीक है। अब देखो भी अगली बात, उत्पाद की मांग, जो भी आपने उत्पादन किया है उसकी कितनी का मांग है, लोगों में डिमांड कितनी है ना। एक टाइम आता है, सीजन होता है, आलू 2-3 रुपए किलो बिकते हैं, या प्याज 5-7 रुपए किलो। वही आप दिसंबर में देखना प्याज का रेट क्या होता है, कम से कम 100 रुपए किलो, 80-90, है ना, ठीक है। तो उत्पाद की मांग भी क्या करती है? उत्पादन को प्रभावित करती है। किसी वस्तु का उत्पादन समान हो और मांग बढ़ती है तो उस वस्तु का प्रति इकाई मूल्य बढ़ जाता है, जिससे लाभ अधिक होता है। जिससे लाभ अधिक होता है, फलस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो आपके पास कोई फसल है, बाजार में उसकी मांग बढ़ गई एकदम से, परंतु उसकी जो पूर्ति है वो कम हो रही है, तो इसके रेट क्या हो जाएंगे? हाई हो जाएंगे ना, बढ़ जाएंगे। तो इसमें पैसे अधिक मिलेंगे। जब पैसे अधिक मिलेंगे तो उत्पादकता अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि उत्पादकता को हमेशा पैसों में मापा जाता है। यातायात के साधन पर भी डिपेंड करता है। यातायात की अच्छी सुविधा होने पर उत्पादन व्यय कम होता है तथा लाभ अधिक होता है, फलस्वरूप उत्पादकता बढ़ती है। यानी यातायात, मान के चलो आप लगातार साधन जा रहे हैं, बहुत सारे साधन जा रहे हैं, तो आपको पैसा कम देना पड़ता है। अगर कोई साधन जाता है तो वो ज़्यादा पैसे लेता है, आपका व्यय ज़्यादा हो गया, खर्च ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो आपने टोटल
कमा के लाए उसमें से व्यय निकाल के फिर तो अपनी कमाई निकालोगे ना, तो वहाँ पे उत्पादकता कम पड़ जाती है अगर अच्छे से नहीं सब कुछ मेंटेन हो रहा तो। अन्य कारक क्या है? अन्य कारक जैसे मौसम का प्रतिकूल दशा आ गई, कीट तथा बीमारियों का आक्रमण, जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाना, समय पर कृषि क्रियाएं नहीं करना आदि मृदाएं उत्पादकता को भी कम कर देती है। कीट लग गए, कोई बीमारी आ गई, जैसे मिलीबग आ गया था बीच में, आप 2000 कोरोना वाले साल की 2021 की बात करो तो टिड्डी दल आ गया था, बहुत सारी फसलों को नुकसान पहुंचा गया था। जैसे अब बारिश, अभी बरसात का समय, सर्दी के टाइम में कोहरा पड़ रहा है तो उससे भी बहुत सारी फसलों का नुकसान हो रहा है। और आपके कोई आपके खेत के अंदर खरपतवार वगैरह कोई ज़्यादा आ गया है, या पानी आपने सही टाइम पे नहीं लगाया, तो इन कारणों से भी क्या होता है, फसल की जो उपज है वो कम हो जाती है। उपज जब कम हो जाती है तो उत्पादकता अपने आप घट जाती है। ठीक है, तो ये अपना कुछ था कि उत्पादकता क्या होती है और उसको प्रभावित करने वाले कारक। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके पेपर के अंदर की उर्वरता व उत्पादकता में मेन डिफरेंस क्या, तो गौर करना भाई इस बात पे। 5 डिफरेंस लिखने। मृदा उर्वरता का संबंध पौधे के आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा, सही अनुपात एवं उपलब्ध कराने की क्षमता से है। ये कहता है उर्वरता का मतलब है पौधे को जो आप पोषक तत्व दे रही है मृदा, किस मात्रा में दे रही है, किस अनुपात में दे रही है, और उसके उपलब्ध इजीली हो रहा है कि नहीं हो रहा। उपलब्ध का मैंने बताया था ना, अगर भूमि अम्लीय है तो कैल्शियम मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, कम, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद कॉपर, आयरन, मैग्नीज, और इसके अलावा कॉपर, आयरन, मैग्नीज और एल्यूमिनियम, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या वसीला हो जाएगा। तो ये भी डिपेंड करता है ना भी उनका जो उपलब्धता वो कैसी है। मृदा उत्पादकता का संबंध प्रति हेक्टर से है, फसल उत्पादन क्षमता से है। भी प्रति हेक्टर कितना उपज मिला लास्ट में अपने को तोल के देखना है, रुपयों में देखना है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, मृदा उर्वरता और उत्पादकता में पहला अंतर। दूसरा अंतर अगर अपने बात करें तो क्या है, मृदा उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सही बात है, उर्वरक है मृदा, उसने क्या करिए, ऐसे पौधे को उगा के छोड़ देगी, परंतु आगे कोई भी नुकसान हो जाए, कीट पतंगे या कोई भी नेचुरल प्राकृतिक दशा इसको मार दे, उर्वरक तो है पर जरूरी नहीं है कि उत्पादक हो। ठीक है, पहली बात। इधर ये क्या कह रहा है, उत्पादक मृदा हमेशा उर्वरक होगी, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपको ट्रॉली भर के किसी में दे दिया है, पूरा आपके पास उत्पादन हुआ है, तो वो कैसे हुआ, क्योंकि पौधा अच्छे से ग्रो हुआ है। पौधा अच्छे से कब ग्रो होगा, जब उसके पास पोषक तत्व फुल होंगे। पोषक तत्व फुल होने का मतलब उसमें उर्वरक है वो भूमि। उत्पादक मृदा हमेशा उर्वरक होती है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि उर्वरक मृदा हमेशा ही उत्पादक हो। ठीक है, मृदा की भौतिक दशा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखो है ना, मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति, पौधों के पोषक तत्वों की मात्रा व उसका संतुलन मृदा उर्वरता को निर्धारित करता है। मृदा की भौतिक दशा कैसी है, अगर मान के चलो अभी मैंने जलक्रांति है, वहाँ पे जलाक्रांत भूमि है ना, तो भी प्रॉब्लम है। अम्लीय है, क्षारीय है, ये कैसी आ गई, रासायनिक प्रॉपर्टीज आ गई। तो इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ऊपर नीचे होता रहता है ना, उसका जो पोषक तत्वों का लेवल है ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये बिल्कुल मृदा को प्रभावित करते हैं। मृदा उर्वरता परिवहन, व्यय, उपज की मांग तथा फसल पैदावार करने में व्यय मृदा उत्पादकता को निर्धारित करता है। बिल्कुल राइट बात है। यहाँ पे रासायनिक वगैरह वो करेगा, यहाँ पे वाहन वगैरह की सुविधा क्या है, प्रोडक्ट की मांग क्या है। अपने यहाँ पे खेत के अंदर सोयाबीन लगा दिया जैसे, है ना, अभी ये जो सोयाबीन लगाया, परंतु मार्केट के अंदर इसको कोई पूछ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ही नहीं कि भले 50 क्विंटल बिकेगा ही क्यों होगा, पर काम ही नहीं आ रहा, उत्पादक कब होगा वो। ऐसा नहीं है कि उसमें अपने को उपज होगी, वाह वाह उपज होगी, भर ले ट्रालियाँ हो गया काम, नहीं। जब तक वो बिकेगा नहीं, अच्छा पैसा नहीं देगा, तब तक उसके बहुत अच्छा उत्पादक नहीं माना जाएगा। मृदा उर्वरता की प्रयोगशाला में जांच की जा सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रयोगशाला में जाके आप सॉइल का सैंपल लो, देख सकते हैं इसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, किस तत्व की कमी। जैसे मतलब ब्लड टेस्ट नहीं करते, ये मृदा का ब्लड टेस्ट हो जाता है कि तेरे अंदर क्या है और क्या नहीं है।
मृदा उत्पादकता की जांच खेत में प्राप्त उत्पादन से कर सकते हैं, प्रयोगशाला से कभी नहीं। क्या कर लोगे प्रयोगशाला में जाके, तोल के देखोगे ना खेत में भी इतने क्विंटल हुआ है। मृदा उर्वरता मृदा उत्पादकता का एक मुख्य अंग है, बिल्कुल राइट बात है। उर्वरता किसका अंग है? उत्पादकता का। उर्वरता के अंतर्गत आर्थिक नियम, मांग, पूर्ति, उत्पादन, व्यय, उपज के मूल का विचार नगण्य है। इन बातों को सोचना कदापि सही नहीं है। हे सीते, इन बातों को सोचना कदापि सही नहीं है कि मांग क्या है, पूर्ति क्या है, उत्पादन क्या है, व्यय क्या है, खर्च क्या है, मिल क्या रहा है। ये उर्वरता पे बिल्कुल ही डिपेंड नहीं करता। उन्हें इन चीज़ों से कुछ नहीं लेना देना, उन्हें लेना देना है कि तत्व कितने हैं। मृदा उत्पादकता एक व्यापक शब्द है, बिल्कुल है, व्यापारिक शब्द मान लो, जिसमें अंतर्गत भौतिक क्रियाएं व आर्थिक नियमन सम्मिलित हैं। भौतिक क्रियाएं क्या हो रही है? ट्रैक्टर चल रहा है, खर्चा हो रहा है। आर्थिक नियमन क्या है? लोगों का स्टेटस क्या है। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करके बैठे हो, लोगों को बेच रहे हो, लोगों के खाने के पैसे नहीं है, तो वो आपसे कैसे ऑर्गेनिक तिगने रेट का खरीद लेंगे? तो ये भी आर्थिक चीज़ें भी उत्पादकता को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो ये था मृदा उर्वरता तथा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कार्य। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक अपने डिस्कस करते हैं, कल इसके बारे में पूरा देखेंगे, है ना, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको पढ़ने में दिक्कत ज़्यादा होगी। तो अब एक लाइन पढ़ते हैं, छोटी सी बात है, मृदा क्षरण एवं संरक्षण। ठीक है, मृदा क्षरण एवं संरक्षण, ये था टॉपिक का नाम, मृदा क्षरण एवं संरक्षण। इसका बस इतना ही पढ़ना है, बाकी अपने को कुछ नहीं पढ़ना है। मृदा क्षरण क्या चीज होती है? मृदा क्षरण जिसे बोलते हैं, और एक होता है संरक्षण। ठीक है, इन दोनों को मैं आपको पढ़ाता हूं व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, भी ध्यान आपका बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए। क्या पढ़ रहे थे आप? मृदा क्षरण, है ना। अपने पढ़ेंगे अभी मृदा क्षरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं मृदा क्षरण क्या चीज है। या इंग्लिश में से बोला जाता है सॉइल इरोजन। क्या होता है कि ये आपके पास एक खेत है, इस खेत से यहाँ से मृदा कट के कहाँ चली गई है? कहीं दूसरे खेत में। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या कहलाता है? मृदा क्षरण या सॉइल इरोजन। तो क्या लिख सकते हो? मृदा के कणों का एक स्थान से हवा, पानी या अन्य क्रियाओं द्वारा दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? मृदा क्षरण कहलाता है। ठीक है, मृदा क्षरण कहलाता है। ठीक है भाई, मृदा क्षरण क्या होगा? मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, क्या कहलाता है? मृदा क्षरण कहलाता है। अगर अपने बात करें कि मृदा क्षरण होता है किस किस से? हवा द्वारा और पानी द्वारा, मनुष्य द्वारा। ठीक है, मनुष्य द्वारा होने वाले मृदा क्षरण को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोजेनिक मृदा क्षरण। एंथ्रोपोजेनिक
मृदा क्षरण किसे कहेंगे? एंथ्रोपोजेनिक मृदा क्षरण कहा जाएगा, तो मनुष्य द्वारा होगा। अब हवा द्वारा मृदा क्षरण सबसे ज्यादा होता है राजस्थान में, वो भी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, और पानी द्वारा सबसे ज्यादा होता है भारत में। ठीक है, अगर अपने से पूछा जाए भारत में प्रति वर्ष 16 टन प्रति हेक्टेयर मृदा क्षरण होता है। ठीक है भाई, तो ये आपको बेसिक सी बात बता दी एक बार। बाकी कल इस बात पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इस बात पे डिस्कस करेंगे अपन कि मृदा जो क्षरण है वो किस किस प्रकार से होता है। वायु द्वारा होता है तो उसके कितने टाइप हैं, जल द्वारा होता है तो उसके कितने प्रकार हैं, और मृदा क्षरण को रोकना क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण। भी मिट्टी यहाँ से कट के यहाँ जा रही है, इसको अपने क्या करना है? रोकना है। कैसे इसको बचाना है? तो ये मृदा को बचाना क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण या सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है भाई, तो ये अपना आज का सेकंड लेक्चर था। आपको सारे लेक्चर इसी एग्री दर्पण के क्लासेस, एग्री दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो फालतू या ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लेते हुए मैं इन चीज़ों को नहीं बताऊंगा, बस आपको पूरी लाइन टू लाइन चीज़ें बताता जाऊंगा। अगर आप इस सिस्टम को अच्छे से पढ़ रहे हो तो मैं मानता हूँ कि जो 56 नंबर का आपका पेपर आएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें से 56 में से 56 नंबर लेके जाएंगे, अगर इस वीडियो को वो बहुत अच्छे से देख रहे हैं और सुन रहे हैं और इसके बाद इसी के अकॉर्डिंग मैटर को लिख के आ रहे हैं। धन्यवाद।